नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और लगे हुए होंगे अपनी आर यारों की तैयारी में। साथियों, भरपूर मेहनत करनी है। इस बार सिलेक्शन ही मात्र एक विकल्प है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जितना दम है लगा दो। वैकेंसी भी खूब है और बढ़ भी रही हैं, बढ़ती रहेंगी और कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी आपको क्या चाहिए, एक चाहिए ना, बस उस एक के लिए मेहनत करो और एक के लिए अटूट मेहनत की जरूरत है साथियों। बाकी बिना देरी के हम क्लास प्रारंभ करते हैं कि हम कल इतिहास की क्लास में गुप्त साम्राज्य हमारा चल रहा था। गुप्त साम्राज्य में साथियों हम कुमार आप विक्रमादित्य जो प्रमुख शासक थे उनकी चर्चा हुई थी, उसके बाद प्रशासन और उनकी चर्चा होगी। और 2 दिन आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा, उसके लिए साथियों खेद है। हमारी जो पीपीटी की टीम के जो सदस्य हैं प्रवीण जी, उनके यहाँ कन्या स्वरूपा महालक्ष्मी अवतरित हुई हैं, तो इस वजह से थोड़ी पीपीटी में देरी हुई। तो कोई बात नहीं, आज सब व्यवस्था है, पीपीटी भी है, हर चीज़ है। आप बेफिक्र होकर पढ़िए। बस मेहनत की बात है। वैसे भी मैंने आपको सिनॉप्सिस बना के करवाया था, वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी। तो साथियों हम प्रारंभ करते हैं। तो कल हमने जो प्रमुख शासकों में सबसे पहले चर्चा हुई थी श्रीगुप्त की। श्रीगुप्त के बाद साथियों चंद्रगुप्त प्रथम की चर्चा हुई। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त की चर्चा हुई साथियों। समुद्रगुप्त के बाद साथियों आएगा तो विक्रमादित्य द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की चर्चा हुई। और जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की चर्चा के बाद हमने समुद्रगुप्त की चर्चा, उसकी स्कंदगुप्त की साथियों चर्चा की। लेकिन आज साथियों वो बीच में एक कुमार गुप्त हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की चर्चा के बाद कुमार गुप्त की चर्चा हुई। तो बिना देरी के वहीं से साथी प्रारंभ करते हैं। आज पीपीटी भी है, तो आप बेफिक्र रहकर साथियों प्रारंभ करते हैं। तो प्रमुख शासकों में साथियों हम चल रहे थे, तो आप देखोगे कि प्रमुख शासकों की जैसी चर्चा होगी तो उसमें आप देखोगे कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ये साथियों आपको समझ में आना चाहिए। और इसमें साथियों मैं आपको बता दूं कि जो महेंद्रादित्य है ये इसकी उपाधि है। अलग से उपाधियों की भी मैंने अलग से दे रखा है, लेकिन ये उपाधि है, उपाधि है। अब ये मत समझना कि ये पूरा नाम है, ये इसकी उपाधि। जैसे चंद्रगुप्त की चर्चा हुई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो उसमें विक्रमादित्य उपाधि थी। और विक्रमादित्य का अर्थ क्या है वो कल मैंने साथियों कल की क्लास में आपको बताया है कि विक्रमादित्य का अर्थ है प्रकाश पुंज। जैसे बोलते हैं ना कि प्रकाश का पुंज, तो हो सकता है कि प्रकाश के पुंज की चर्चा हो कि प्रकाश पुंज विक्रमादित्य का अर्थ साथियों होगा। इसके बाद जैसे ही हम साथियों आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उपाधियों की ही चर्चा होगी। ये मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। और साथियों में आपको एक और खबर दे दूं कि आपका टेलीग्राम चैनल बन गया है। उसमें सारी क्लासों की मैं बता रहा हूँ पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो कोई भी दिक्कत हो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आज की क्लास में मैं वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का। तो साथियों सभी उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लें। और उस ग्रुप पे आगाज क्लासेस ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है। मैं इसी क्लास के उसमें डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसे आप जाके चैनल ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। और वहां से आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। ये भी पीडीएफ जितनी भी हैं सब बन गई हैं। इससे पहली वाली क्लास की भी पीपीटी और पीडीएफ तैयार हैं, वो भी मैं साथियों आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पूरा गुप्त साम्राज्य की। उसके बाद गुप्तोत्तर साम्राज्य प्रारंभ करेंगे। तो साथियों इसकी उपाधियों की जैसे ही चर्चा करें तो सबसे पहले उपाधि की जब चर्चा होती है तो आप देखोगे, या साथियों जैसे ही चर्चा हो तो आप देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहली उपाधि महेंद्रादित्य। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि महेंद्रादित्य है। दूसरी साथियों उपाधि है श्री महेंद्र, श्री महेंद्र है। तीसरी साथियों उपाधि होगी महेंद्र, महेंद्र भी उपाधि है साथियों। और अश्वमेध, इसकी 3 उपाधि हैं। इसके अगर साथियों जैसे चर्चा हो तो कुमार गुप्त का मेन आपको प्रश्न पूछा जाएगा। कुमार गुप्त से अगर पूछा जाएगा तो ये अश्वमेध यज्ञ के रूप में पूछा जाएगा एक तो। और दूसरा साथियों पूछा जाएगा कि इसने नालंदा महाविहार, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय बोला जाता है वर्तमान में, उसकी स्थापना के लिए साथियों कुमार गुप्त का नाम आता है। तो वहीं से कई बार प्रश्न पूछा गया कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की। तो इसमें हो सकता है दे रखा हो अश्वमेध यज्ञ, इसने अश्वमेध यज्ञ किया साथियों। कार्तिकेय का उपासक था। कार्तिकेय कौन थे साथियों? कार्तिकेय थे भगवान शिव के पुत्र, जो मयूर, जो आप कह सकते हो कि मोर जिनका वाहन था। गणेश जी के जैसे बोलते हैं ना कि भगवान गणेश के जो भ्राता थे या भाई थे, वो कार्तिकेय जी थे। कार्तिकेय जी का जो वाहन था वो मयूर था। अगर साथियों अगर आपको सीधे सीधे आपको समझना हो
तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त महेंद्रादित्य कार्तिकेय जी का उपासक था, कार्तिक जी का उपासक था, तो सीधे आपके समझ में आ जाएगा अगर कार्तिकेय जी का उपासक है, तो उनसे जुड़ी हुई हर उस चिन्ह को, हर उस कह सकते हैं कि गतिविधि को उन सब में शामिल होगा, उनसे जुड़े हुए चिन्हों को अपने राज्य में शामिल करेगा। तो इसी के आधार पर आप कह सकते हो कि इसने मयूर मयूर के जो मोर, मयूर उनका जो वाहन था, जिसे मोर को मयूर बोला जाता है, तो उसके रूप में आप ये अपनी अपनी जो कह सकते हैं कि जो सिक्के चलाएगा, उस पे मयूर चिन्ह नजर आएगा आपको। बाकी जितनी भी चर्चाएं होंगी वो सब मयूर और कार्तिकेय जी के आधार पर होंगी। तो आप देखोगे कि कार्तिकेय जी का उपासक था, मयूर शैली के सिक्के चलाए। तो मैं अभी आपको साथियों चर्चा कर रहा था कि मयूर शैली के सिक्के चलाएगा। नालंदा महाविहार, ये साथियों कई बार पूछा गया, इसको महत्वपूर्ण जैसे बोलते हैं ना कि सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा हो, तो वो नालंदा महाविहार की साथियों चर्चा होगी। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई। इसके दरबारी लेखक साथियों वत्स भट्टी ने ये मंदसौर है, मंदसौर नहीं है साथियों, ये मंदसौर अभिलेख है, मंदसौर अभिलेख है, तो ये मंदसौर नहीं है। ये मैं थोड़ा आपको बता दूं, जैसी चर्चा हो। तो ये वत्स भट्टी की जब चर्चा होगी, वत्स भट्टी ने मंदसौर, ये मंदसौर है साथियों। एक सेकंड में इसे साफ करके पूरा आपको दिख जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा पीपीटी में, अगर आपको पीपीटी में थोड़ी सी, वैसे मैंने डाल दी है पीपीटी, तो अगर उसमें दिक्कत आए तो यहाँ से क्लास देखकर आप इसे सही कर लीजिए। मंदसौर, मंदसौर, मंदसौर अभिलेख की रचना की वत्स भट्टी ने, ये तो सही है, बस मंदसौर मद और कर दिया है तो थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हो जाएगा, तो हम किस लिए, हम कर देंगे सही, कोई दिक्कत नहीं। वैसे कोशिश करता हूँ कि आपको मिसप्रिंट ना मिले। अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर कहीं भी किसी भी शब्द में दिक्कत आ रही है तो एक बार क्लास लगाकर आप उसमें देख लीजिएगा। क्लास टॉपिक के नाम से क्लास पढ़ी हो तो किसी भी पीपीटी में अगर दिक्कत आए तो उसी टॉपिक की क्लास आप देख सकते हो। एक बार रिवीजन भी हो जाएगा साथियों आपका। तो वत्स भट्टी ने मंदसौर अभिलेख की रचना की साथियों। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसके बारे में आप जानोगे साथियों कि जो मंदसौर अभिलेख है, मेन आता है मंदसौर अभिलेख। अब मंदसौर अभिलेख के बारे में आपको तीन जो बातें हैं उन पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो साथियों यही रहेगी कि वत्स भट्टी ने इसकी रचना की। तो अभी तक तो जैसे वत्स भट्टी पूछा नहीं गया कि मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की। एक बार पूछा गया, वो भी आप कह सकते हो कि खंड के आधार पर जो होता है ना, जोड़े मिलाओ, उसमें क्या अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख की रचना किसने की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो हरिसेन ने की, और मंदसौर अभिलेख की रचना की वत्स भट्टी ने की। तो ऐसे जोड़े मिलाओ में साथियों पूछा गया है, बाकी नहीं पूछा गया। दूसरा साथियों ये आपको याद ही रहेगा कि मंदसौर अभिलेख, अभी मैंने आपको बताया था कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासनकाल में मंदसौर अभिलेख की रचना की। मेन आ जाता है साथियों कि इस अभिलेख में क्या चर्चा हुई। साथियों इस अभिलेख में आपको यह ध्यान देना है कि इस अभिलेख में मेन वो थी कि जो रेशम बुनकर थे, उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़कर अपना पारंपरिक जो व्यवसाय था धनुष बाण बनाने का, वो पुनः प्रारंभ कर दिया। इससे साथियों क्या पता चलती है कि किसी ने अपना कोई व्यवसाय दूसरा प्रारंभ किया, और कोई जब दूसरा व्यवसाय प्रारंभ किया और उस व्यवसाय को बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन फिर वो उस व्यवसाय को छोड़कर दोबारा पुनः अपने पुराने व्यवसाय या उस पुराने व्यवसाय की तरफ जाएगा, तो साथियों इससे क्या होगा कि वो व्यवसाय अब काम का नहीं रहा होगा। और जब वो व्यवसाय काम का नहीं रहेगा, तो आप देखोगे कि उस व्यवसाय में जब काम का नहीं रहेगा, तो आप देखोगे कि उस व्यवसाय में गिरावट आई होगी, तो व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई होगी। जब व्यापार वाणिज्य में गिरावट आएगी तो उसके उद्योग धंधे, शिल्प उद्योग है उनके, जो व्यवसाय रेशम बुनकरों का जो उद्योग था उसमें कमी आई होगी। व्यापार वाणिज्य में, व्यापार वाणिज्य तो उन्हें कुछ प्राप्त मिल नहीं रहा होगा, लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही, तो फिर उसने वो व्यवसाय छोड़ना पड़ा रेशम बुनकरों को। तो जब रेशम बुनकर उस व्यवसाय को छोड़कर अपना पारंपरिक बिजनेस या पारंपरिक व्यवसाय धनुष बाण बनाने का प्रारंभ करेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि सीधे सीधे आपके नजर दिमाग में आ गया कि गुप्त काल में जो व्यापार वाणिज्य में कुमारगुप्त के शासन काल में, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के शासन काल में व्यापार वाणिज्य में गिरावट आई। तो साथियों अब स्वर्ण काल जो लोग कहते हैं कि गुप्त काल को स्वर्ण काल बोला जाता है, और उसमें आपको स्वर्ण काल बोला जाता है, ये तो सत्य है, स्वर्ण काल बोला जाता है। लेकिन ये नहीं बताते कि किस लिए, सीधे बोलते हैं व्यापार वाणिज्य अच्छा था, पैसे के लिए स्वर्ण काल नहीं बोला जाता, वो मैं आपको करवाऊंगा। इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे गुप्त काल को बड़ा विस्तार से, गुप्त साम्राज्य को मैं अपने विस्तार से, और गुप्तोत्तर साम्राज्य को, क्योंकि दो ही टॉपिक रह गए हैं प्राचीन भारत में, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको विस्तार से करवाऊं। इसी में मैंने सोचा
कि जो संगम युग का जो पोर्शन छूट गया था, जो मैंने कहा था कि बाद में करवा दूंगा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं महत्वपूर्ण है, तो मैं इसी के बाद ही, जैसे ही आप कह सकते हो कि जैसे ही गुप्तोत्तर, इसके बाद गुप्तोत्तर काल प्रारंभ होगा, और गुप्तोत्तर काल के बाद साथियों मैं सोच रहा हूँ कि आपको संगम युग की भी आपको क्लियर ही करवाई दूं, जो कल्चर वाला पोर्शन है और शुरुआत से कितने संगम हुए वो सब डिटेल में, और चोल चेर पांड्य सब के बारे में आपको, क्योंकि मुगल, मैंने बताया था कि मुगल काल को एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, जो अपडेट सन चल रहा है उसमें, तो जो कल्चर के पोर्शन को छोड़कर राजनीतिक और उन पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देना मुगल काल के पे, जहां तक है पूछेगा ही नहीं। बाकी आने वाले एक दो एग्जाम और आपको बता देंगे, तो मैं सबसे बाद में करवाऊंगा मुगल काल, ये मैंने पहले भी बोला है, अब भी मैं बोल रहा हूँ। तो उसके विकल्प पर कौन आएगा? संगम युग, दक्षिण भारत आएगा, क्योंकि दक्षिण भारत से प्रश्न पूछता नहीं था, एक दो पूछता था, सॉरी। तो उसमें साथियों आपको जैसे ही चर्चा होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि संगम युग जो दक्षिण भारत, चोल चेर पांड्य, और जब इनकी चर्चा होगी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा विस्तार से और डिटेल में इनके कल्चर और सबको एक साथ ही कर लूँ। थोड़ा मैंने करवाया था शुरुआत में राजनीतिक वाला पोर्शन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद ही, गुप्तोत्तर काल के बाद ही, मैं जब प्राचीन काल समाप्त करने से पहले मैं सोच रहा हूँ ये करवा ही दूँ पूरा का पूरा। तो इसमें हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, एक क्लास लगेगी साथियों, एक क्लास में मैं पूरा, लगभग एक नहीं दो क्लास, चोल चेर पांडे डिटेल में करवाऊंगा। तो चोल आज में एक क्लास लगेगी, बाकी चेर पांडे तो एक ही क्लास में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये साथियों मैंने आपको बताया कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, मतलब श्रेणी बोलते थे, संगठन मैंने आपको करवाया है, किसे श्रेणी किसे कहती है, तो संगठन को बोला जाता था। नहीं, अपने व्यवसाय को छोड़ दिया और परंपरागत धनुष बाण बनाने का कार्य करने लगे। तो इसका मतलब क्या है साथियों, कि उनके जो व्यवसाय था उसमें गिरावट आई, और जब गुप्त काल में व्यवसाय में, उद्योग धंधों में, व्यापार वाणिज्य में गिरावट आ रही है, तो फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर उसे स्वर्ण युग नहीं बोला जाएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि गुप्त काल को पैसे और आभूषण और आर्थिक अर्थव्यवस्था उनकी मजबूत होगी, इस वजह से स्वर्ण काल बोला जाए, तो ये आधार नहीं था साथियों। गुप्त काल को स्वर्ण काल उसके सांस्कृतिक आधार पर बोला जाता है, स्थापत्य के आधार पर, मैं वो बता रहा हूँ। मैं करवाऊंगा स्पेशली संस्कृति के जो कल्चर वाला पोर्शन डिटेल में करवाऊंगा, मंदिरों के निर्माण वाला करवाऊंगा, इस आधार पर उसे स्वर्ण काल बोला जाता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतनी गिरावट नहीं थी अर्थव्यवस्था में। स्वर्ण काल अगर बोलना है किसी शब्द को, मैंने शुरुआत में पहली क्लास में आपको डिटेल में समझाया है कि स्वर्ण काल बोलने के लिए ईपीसीएस, ईपीसीएस इन चारों पहलुओं को, और ईपीसीएस आप समझ गए होंगे, अगर मेरी पहली से क्लास से अगर आप कोई विद्यार्थी अगर नया आया है तो मैं उसको समझा दूं। ई का मतलब इकोनॉमिक, पी पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल, ये चार प्रकार के पहलुओं में हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, और इसी के आधार पर पूरे इतिहास का अध्ययन इसी आधार पर साथियों हम करेंगे। तो इन्हीं आधार पर इन चारों के चारों पहलुओं में, या चारों के चारों सेक्टरों में, या चारों के चारों पहलुओं में जिस साम्राज्य की, जैसे जिस साम्राज्य की अधिकता आप कह सकते हो, जिस साम्राज्य में विविधता, जैसे बोलते हैं ना, विकसित होता है, जिस साम्राज्य में चारों के चारों पहलुओं में, चारों के चारों पहलुओं में आप देख सकते हो कि उन्नति देखी जाती है ईपीसीएस वाले में। तो इन चारों के चारों पहलुओं में, जब जिस साम्राज्य में इन चारों के चारों पहलुओं में उन्नति देखी जाती है, उसी को स्वर्ण युग बोला जाएगा साथियों, इसीलिए उसे स्वर्ण युग बोला जाएगा, क्योंकि ईपीसीएस चारों में, न कि केवल इकोनॉमिक में, न कि केवल कल्चरल में। हाँ, इतना बोल सकते हैं कि गुप्त काल को कल्चर कल्चर और सोशल में अधिक देखा जाएगा, तो इसके आधार पर भी लगभग लगभग बोलते हैं। लेकिन गुप्त काल में आप देखोगे, गुप्त साम्राज्य में चारों के चारों, इकोनॉमिक भी उन्नति देखी गई, पॉलिटिकल भी देखी गई, कल्चरल भी देखी गई, और सोशल देखी गई। इसमें बस इतना है कि कल्चरल और सोशल में थोड़ी ज्यादा देखी गई, लेकिन चारों में देखी गई, इसीलिए गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग बोला जाता है साथियों। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट के स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है, ये हो गया। इससे आगे आप देखोगे कि इस विवरण से भारत रोम व्यापार में गिरावट का पता चलता है। जब व्यापार वाणिज्य में कह रहा हूँ कि व्यापार वाणिज्य में गिरावट आएगी, तो भारत रोम व्यापार का गिरावट का पता चलता है। तो ये एक पॉइंट था जो देखना था साथियों। इसके आगे जैसे ही हम बढ़े तो आप देखोगे साथियों, हम चर्चा करते हैं कि ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भारत से रेशम की मांग कम होने लगी, होने से रेशम व्यवसाय से जुड़े लोग अपने पेशे को छोड़ने के लिए भी बाध्य हो गए। ये एक थ्योरी के लिए कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने बता दिया, बाकी मैं समझा ही चुका हूँ साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों, तो आप देखोगे कि प्रमुख शासकों में स्कंदगुप्त की चर्चा होती है। और स्कंदगुप्त का साथियों मैंने आपको बताया था, तो मेन आपको ध्यान रखना है कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी था,
उत्तराधिकारी क्या कुमारगुप्त का पुत्र था, तभी तो उत्तराधिकारी था, तो कुमारगुप्त का पुत्र था। उसके बाद जैसे ही हम देखेंगे तो इसने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए, ये कभी पूछा नहीं गया साथियों, पर इसीलिए ऐड किया कि हालांकि जैसे सिक्के और वो आजकल पूछ रहा है तो पूछ सकता है साथियों। दूसरे आप कह सकते हो कि इसने भीतरी स्तंभ लेख, इसके भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त एवं हूणों, ये मैंने कल आपको करवा दिया था, हूणों के बीच युद्ध का पता चलता है, तो कल मैंने आपको समझा दिया था, फिर भी मैंने कहा एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। इसने 467 ईसा पूर्व में चीनी सम्राट सांग, ये पूछा गया है साथियों, 2 बार पूछा गया है, सांग के दरबार में राजदूत भेजा, प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। ये साथियों जो मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा जो कह सकते हो कि जो समुद्रगुप्त के इसमें, जो इसमें स्कंदगुप्त के इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लास्ट वाला, कि प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। यहाँ से प्रश्न आयोग उठाता है साथियों कि प्रथम हूण आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो ये आपको देखकर चलना है। इससे आगे जैसे ही बढ़े, क्योंकि ये हमने कल करवा दिया था, थोड़ा जल्दी इसमें क्या है, समझाना कुछ नहीं है, कल मैंने ये भी आपको करवाया था। इसके जूनागढ़ अभिलेख, जो स्कंदगुप्त का जब जूनागढ़ अभिलेख की चर्चा हो तो आप देखोगे कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने हूणों के आक्रमणकारियों को हराया या हूण आक्रमणकारियों को हराया, और इसी अभिलेख में जूनागढ़ के गवर्नर कर्णदत्त की चर्चा होगी। अब देखो साथियों कि इसी अभिलेख में जूनागढ़ के गवर्नर कर्णदत्त की चर्चा होगी, और उसके पुत्र चक्रपालिक की, चक्रपालिक, और चक्रपालिक सुदर्शन झील से जुड़ जाएगा। अब सुदर्शन झील से आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जुड़ा हुआ है, अशोक भी जुड़ा हुआ है, अब स्कंदगुप्त भी जुड़ गया। तो अब आप देखोगे साथियों, और प्रसेनजीत की जब चर्चा हुई थी, प्रसेनजीत भी जुड़ा हुआ था। तो ये जो सुदर्शन झील है, इसे आप सेंटर मान लो, इसीलिए मैंने आगे जस्ट मैंने आके सुदर्शन झील के लिए अलग से मैंने वो करवाया है कि सुदर्शन झील से कौन कौन जुड़े हुए थे, वो सब मैंने करवाया है। तो जैसे ही आप देखोगे कि जूनागढ़ के गवर्नर कर्णदत्त एवं उसके पुत्र चक्रपालित का उल्लेख मिलता है, और ये चक्रपालित वही है कि जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, और जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई और झील के किनारों में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ये कई बार पूछा गया है कि सुदर्शन झील की मरम्मत चक्रपालित, या चक्रपालित नाम नहीं पूछता, बस पूछता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई, लेकिन पूछ सकता है कि चक्रपालित, और गवर्नर का नाम कर्णदत्त भी पूछ सकता है साथियों। लेकिन ये वाला पॉइंट अभी तक नहीं पूछा, तो इसको साथियों हो सकता है कि यहां से प्रश्न उठाए कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो इस पे साथियों आप ध्यान रखना। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े, तो मैंने सुदर्शन झील के लिए अलग से वो करवा रखा है, तो ये सभी सुदर्शन झील के निर्माण से एवं जीर्णोद्धार से जुड़े हैं, तो मैंने अलग साथियों वो बना दिया, और ये भी बनाया कि कौन कौन सा शासक जुड़ा हुआ है, और कौन कौन से शासक के किस मंत्री, या किस कह सकते हैं किस शासक के किस बोलते हैं कि किस दूत ने, या जैसे बोलते हैं कि किसी ने अपना अपना प्रतिनिधि, किस प्रतिनिधि ने जीर्णोद्धार करवाया। तो अब सीधे सीधे चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा होती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य उस मौर्य के उसमें पुष्यमित्र वैश्य नामक इसका एक प्रतिनिधि था, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। अशोक के शासनकाल में तुबास्प नामक एक इसका प्रतिनिधि था या सेनापति था, जिसने साथियों जीर्णोद्धार करवाया सुदर्शन झील का। रुद्रदामन के शासनकाल में सुविसारक नाम का एक इसका प्रतिनिधि या सेनापति था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया साथियों। और स्कंदगुप्त के में आपको मैं पता ही है कि चक्रपालित जूनागढ़ का गवर्नर कर्णदत्त था, उसका बेटा था चक्रपालित, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में आ गया। तो ये साथियों इन सब ने सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से जुड़े हुए हैं ये सब। तो आपको अगर जरूरत हो तो साथियों आप स्क्रीनशॉट या आप नोट्स भी ना लें, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपकी इसकी पूरी पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप दे क्या दूंगा, मैंने डाल दी है वैसे तो। लिंक इस टेलीग्राम चैनल का इस क्लास के इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों आपको। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि इसके बाद आ जाएगा प्रमुख शासकों में, ये एक एक लाइन के साथियों प्रमुख शासक, बाकी तो सब हो गए। नरसिंह गुप्त बालादित्य। अब जब नरसिंह गुप्त बालादित्य में कुछ नहीं है, ये बाकी पूछता भी नहीं, आज तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन मैंने जैसे एक एक पॉइंट बताने के लिए मैंने बता दिया, बाई चांस पूछ ले तो। बौद्ध मतानुयायी था, और इसने हूण शासक मेहरकुल को पराजित किया, जो शैव मतानुयायी था। तो ये साथियों आपको देखना है कि ये जो बाकी जो गुप्त शासक थे, वो आप कह सकते हो ब्राह्मण धर्मानुयायी, या आप कह सकते हो कि वैष्णव धर्मानुयायी थे।
लेकिन जो नरसिंहगुप्त बालादित्य था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था साथियों, और इसने हूण शासक मिहिरकुल को पराजित किया जो शैव मतानुयायी था। इस पर साथियों ध्यान रखना है। इसके आगे एक लाइन का और आएगा साथियों, भानुगुप्त। अब भानुगुप्त जो कहते हैं ये एरन अभिलेख से जुड़ा, ये साथियों ये जो पॉइंट है ना, भानुगुप्त का एरन अभिलेख, इसे आप रट लो, लिख लो, या मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आम भाषा में कि चाट जाओ, तो इसे रट के बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। कम से कम दसों बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है, उसके बाद एमपी पीसीएस में तो बार बार पूछा ही जाता है। वो तो पता नहीं एमपी ने तो क्योंकि एमपी के उसमें एरन अभिलेख एमपी में, तो इसीलिए बार बार पूछा जाता है। और क्यों है भानुगुप्त का एरन अभिलेख, क्योंकि इससे सती प्रथा का साक्ष्य, सर्वप्रथम साक्ष्य सती प्रथा का मिलता है, कि सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलता है। तो इसी साथियों बहुत, इस पे मैं अगर लगाना चाहूँ तो साथियों इस पे मैं 4 स्टार लगाऊंगा, 3 भी नहीं, और क्या 5 ही, बिल्कुल पेपर आउट है, 5 स्टार। ये पूछता ही पूछता है। हाँ, हो सकता है किसी में ना पूछे, लेकिन लगातार पूछता है, लगातार पूछता है। तो भानुगुप्त का एरन कभी पूछ लेता है कि जो एरन अभिलेख है वो किस शासक के शासनकाल में बना, ये पूछ लेता है। या ये सीधे पूछ लेता है कि सती प्रथा का, ये तो सीधे सीधे तो कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से साथियों। सती प्रथा की जानकारी का प्राचीनतम अभिलेख इसे माना जाता है साथियों, तो वही हो गया। तो सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेख या सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो अगर एक कहानी अगर आप देखो, तो उसके आधार पर अगर आपको भानुगुप्त का एरन अभिलेख याद करना हो, तो एक सिंपल सा है कि सती होने के लिए भानुमति गई, कहाँ गई, एरण में, एरण में गई ना। तो एरण कहाँ था, एमपी में। तो आप सीधे सीधे अगर जैसे, बाकी मुझे इतना शॉर्ट ट्रिक का आइडिया नहीं है, मैं सिनॉप्सिस पे और कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाने पे विश्वास रखता हूँ साथियों। पर अगर और आपको साथियों अगर एक कहानी के तौर पर अगर बनाना हो, तो ये आप बना सकते हो कि सती सीधे सीधे कह सकते हो कि सती होने के लिए भानुमति एरण एरण गई, एमपी में, मध्य प्रदेश के एरण में गई। सिंपल है। तो जैसे आपको ये सुइटेबल लगे उस हिसाब से आपको याद करना है। लेकिन ये याद करना ही है, ये कई बार इससे एग्जाम में ना पूछेगा तो अगले में पूछ लेगा, लगातार मतलब पूछता है इसीलिए मैंने 5 स्टार लगाया साथियों। ये लगातार पूछता है। तो इससे आगे जैसे ही हम बढ़े साथियों, तो इससे आगे आप देखोगे कि एक हूण राज्य की चर्चा हुई है। बाकी यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया है, न इसकी राजधानी पूछा गया, लेकिन मुझे लगा कि एक हूण राज्य के बारे में बताएं कि अगर पूछ ले कि हूण राज्य क्या है, या बताओ हूण कहाँ के थे। जब हूण आक्रमण की पूछते हैं कि सर्वप्रथम हूण आक्रमण किसके काल में हुआ, कि बालादित्य के काल में हुआ, तो एक मैंने बता दिया। पूछ लेता है हूणों के शासक मेहरकुल को किसने पराजित किया, तो ये अलग अलग बता देगा, बालादित्य ने किया। तो ये, लेकिन हूण क्या है, तो इसका पहले सबसे पहले आप कह सकते हो कि हूण राज्य फारस एवं खैतान में फैला हुआ था। अब ये फारस और खैतान कहाँ है साथियों, ये मध्य एशिया वाले, जो अफगानिस्तान और उसके आसपास का जो एरिया है, तो वो वाला एरिया है। इसके बाद सीधे आप आ जाओ तो इसकी राजधानी बामियान, बामियान आज भी साथियों अफगानिस्तान में है, बामियान नामक जगह, और अफगानिस्तान में है, तो इसकी राजधानी वो थी। और सीधे सीधे दूसरा आप आ जाओ कि जो प्रथम हूण आक्रमण है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और खुशनवाज के नेतृत्व में किया गया था साथियों। हालांकि असफल हुआ था, असफल था, लेकिन आपको ध्यान रख के चलना है। ये स्कंदगुप्त में भी मैंने आपको करवाया कि प्रथम हूण आक्रमण हुआ, लेकिन खुशनवाज की नेतृत्व में हुआ, ये भी साथियों आप ध्यान रखना। एक तोरमाण जो हूण हूण आक्रमणकारी था, और मेहरकुल, ये प्रसिद्ध शासक थे साथियों हूणों के, तोरमाण और मेहरकुल। बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला और मूर्ति भंजक था ये, जो मेहरकुल है वो बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला था, और मूर्ति भंजक मतलब मूर्तियों को नष्ट करने वाला था। ये एक आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको ध्यान रखेगा कि अरे हमारी मूर्ति को तोड़ने वाला था ये मेहरकुल और ये तोरमाण। तो इसको ध्यान रखना साथियों। ये मैंने यहाँ से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने बता दिया कि हूण राज्य से होता ना, बार बार हूण की चर्चा होती, तो बाई चांस यहाँ से अगर उठाए प्रश्न आए, जो मुझे लगा महत्वपूर्ण है वो भी मैंने इसमें जोड़ दिया। फायान का विवरण साथियों मैंने कल आपको करवाया था, स्पेशली फायान का विवरण डिटेल में समझाया था। तो ये सीधे सीधे यह चीन, मध्य एशिया और पेशावर के स्थल मार्ग से आया था। 399 ईस्वी में भारत आया। ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तथा पूर्वी क्षेत्रों, ये क्षेत्रों हैं साथियों,
ये क्षेत्रों से होते हुए समुद्री मार्ग से 4 से 14 ईस्वी में ये वापस गया। 4 से 14 ईस्वी में स्वदेश लौटा साथियों, ये आप देख लीजिए। तो ये, और इसके बचपन का नाम कुंग था, ये भी साथियों मैंने करवा दिया था, बाकायदा मैंने फाहियान का विवरण तो करवाया ही है। और इसका उद्देश्य था भारत में बौद्ध धर्म संबंधी ग्रंथों का अध्ययन करना। तो जब फाहियान के विवरण की जब चर्चा होती है तो आपको ध्यान में बचपन का नाम सीधे सीधे, ये तो सिंपल आप ध्यान रखना है कि इस फाहियान के बचपन का नाम कुंग था। जो इसका उद्देश्य था वो था भारत में आकर बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना, या बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, ये था। और आया कब था, तो सीधे सीधे अगर आपको बताना हो तो 399 ईस्वी में आया था, और 414 ईस्वी में ये पेशावर और मध्य एशिया और यहाँ से होते हुए ये वापस गया। तो ये साथियों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही फाहियान से हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि, और इसके जैसे स्वदेश चीन पहुंचकर इसने फोक्योकी नामक इसकी ग्रंथ का, ये जो यात्रा विवरण था, या ग्रंथ बोल लो, या इसकी रचना बोल लो, या इसका यात्रा विवरण बोल लो, वो फोक्योकी नाम से इसने अपनी यात्रा विवरण लिखा। इसमें किसी गुप्त शासक का नाम नहीं मिलता साथियों, ये अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन ये आप ध्यान रखना है। कहीं भी पॉइंट बना देगा कि फाहियान ने अपनी रचना या अपनी यात्रा विवरण में फला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चर्चा की है, तो ये गलत होगा साथियों। तो इस पर ध्यान रख के चलना है। यही तो है, यही ऐसी जगह तो आयोग फंसाता है, आयोग यही कंफ्यूजन वाले उस पर आयोग फंसाता है। बाकी इतिहास तो वही क्यों है जो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, उसमें कुछ बदला तो है नहीं। लेकिन बार बार क्यों इतिहास के प्रश्न गलत होते हैं, इसीलिए होते हैं कि आयोग यहाँ इस जगह फंसाता है और आप फंस जाते हो। तो ये आपको ध्यान रखना साथियों। तो इसमें किसी गुप्त शासक का नाम नहीं मिलता, ये हो गया। इसके बाद हम साथियों आगे बढ़ें तो आप देखोगे कि फाहियान ने लिखा कि मध्य देश के लोग सुखी थे। अब फाहियान की जो यात्रा विवरण था उसमें कुछ पॉइंट हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। किसी ने सबसे पहला पॉइंट साथियों ये लिखा कि मध्य देश के लोग सुखी थे। दूसरा पॉइंट, मकान का पंजीकरण नहीं होता था भारत में। तीसरा साथियों, दंड विधान मृदु था। और आगे लिखा होगा कि मृत्यु, हाँ लिखा हुआ तो है, मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी, ये भी साथियों लिखा हुआ है इसमें कि मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाती थी, दंड विधान मृदु था। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होता था। ये साथियों जब कहते हैं कि जब वैष्णव धर्म के जो गुप्त जो शासक थे वो अनुयायी थे, तो वो मांस मदिरा, हो सकता है कि इन्होंने, अब कह सकते हैं कि उस समय जब कल्चर में हम करवाएंगे खान पान की आएगी तो आमिष निरामिष, मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन थे। लेकिन ये कह रहा है जो फाहियान है कि यहाँ मांस मदिरा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता था। तो ये आप कह सकते हैं थोड़ा भ्रम वाला एक पॉइंट है। बाकी तो सब सही है कि मृत्युदंड की सजा नहीं थी। और दंड विधान में आपको यहाँ समझाऊं साथियों, तो आप देखोगे कि यहाँ दिव्य परीक्षा ली जाती थी गुप्त काल में, दिव्य परीक्षा। और दिव्य परीक्षा वर्ण के आधार पर ली जाती थी। ब्राह्मणों से आप देखोगे दिव्य परीक्षा तुला की उस पर ली जाती थी। उसके बाद जब कह सकते हो कि जो क्षत्रिय हैं उनसे अलग प्रकार से कह सकते हैं कि जल की परीक्षा ली जाती थी। और जो शूद्र हैं साथियों उनसे विष के द्वारा परीक्षा ली जाती थी, विष। तो दिव्य परीक्षा अलग अलग होती थी। अगर कोई, और दिव्य परीक्षा कब ली जाती थी, जब कोई अपराध अपना स्वीकार नहीं करता था तो दिव्य परीक्षा की साथियों चर्चा होती थी या दिव्य परीक्षा ली जाती थी। तो ये आपको मैं वैसे डिटेल में करवाऊंगा, कल्चर उसमें आएगा। इसके आगे साथियों जब वो लिखता है तो वो सीधे सीधे एक चर्चा करता है चंडालों की। वो चंडालों की बोलता है कि जब चंडाल लोग नगर में प्रवेश करते थे तो एक डंडे से आवाज करते हुए वो अंदर आते थे, जिससे कि जो आम जन लोग हैं उसकी छाया से अशुद्ध होने से या अपवित्र होने से बच जाएं। तो चंडालों की जो चर्चा थी, तो एक विवरण था तो मैंने इसमें लिख दे दिया पीपीटी में साथियों आपको समझाने के लिए कि चंडाल जब नगर में प्रवेश करते थे तब उन्हें सड़क पर एक डंडे से आवाज करते हुए चलना पड़ता था ताकि लोग रास्ते से हट जाएं और उनकी छाया से अपवित्र होने से बच जाएं। इस तरह समाज में अस्पृश्यता मौजूद थी। ये एक साथियों जो बताने का कारण यही है कि समाज में अस्पृश्यता मौजूद थी। और मौजूद क्या थी, अस्पृश्यता अत्यधिक कह सकते हो कि कठिन या कठोरतम थी। कठोरतम थी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत थी। जो आर्टिकल 17 है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट है आपका, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो वो आप कह सकते हो कि उसमें लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था साथियों।
कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ियाँ अगर सामान जैसे बोलता है ना कि बचपन सामान्य गुजरा है, और सामान्य का मतलब ये नहीं कि, लेकिन गाँव में अगर कोई रहा हो तो गाँव में जिसका बचपन बीता हो, जैसे मेरे गाँव में बीता, तो मैंने कौड़ियाँ देखी हैं। कौड़ियों से जैसे कभी की एक तो किसी के तो मैंने देखा था कि जानवरों की कभी कोई जैसे अपने यहाँ आता था तो अपने पशुओं की जैसे मालाएं वगैरह ये सब कौड़ियों से बनाता था। बाकी कौड़ियाँ घर में भी जैसे पुराना हमारी हवेली थी उसमें जैसे देखने को मिला, तो उसमें अकेले अलग तरीके से मिलेगा आपको साथियों। इसमें एक विवरण जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है साथियों, एक तो अस्पष्टता वाला है, एक ये है कि ये कहता है सीधे सीधे कि कपिल वस्तु और लुम्बिनी और कुशीनगर, श्रावस्ती, जो उस समय महाजनपद काल से इतने विशाल नगर थे, इतने विस्तृत नगर थे, वो सब उजड़ चुके थे। ये किसका उदाहरण है साथियों? ये आपको सीधे-सीधे व्यापार वाणिज्य की गिरावट का उदाहरण है। तो इसमें जो व्यापारिक गिरावट, जो मेन आ गई ना कि व्यापारिक गिरावट का को सूचित करता है। कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती, और इसमें साथियों लुम्बिनी भी है। ये नगर उजड़ गए थे। ये इसने स्पेशली आपने अपने यात्रा विवरण फोक्यो की में फाया ने लिखा है। तो इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ें तो आप देखोगे कि गुप्तकालीन प्रशासन की चर्चा होती है, और जब गुप्तकालीन प्रशासन की चर्चा होगी तो आप देखो कि सबसे पहले राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक तो था, ये तो सिंपल सा आसान सा है। उसके बाद राजा महाराजाधिराज, ये मैंने आपको शुरुआत में करवाया था, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। राजा, महाराजाधिराज, परमेश्वर, इसमें लिखा नहीं विक्रमादित्य, परम पर क्रमांक, परम भागवत, ये, और आप कह सकते हो कि सकारी, सकारी की भी तो उपाधि लेता है समुद्रगुप्त। तो ये सब क्योंकि शकों को पराजित करता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो पराजित करता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, तो विभिन्न प्रकार की वो उपाधियां थी। राजा सभी शक्तियों का केंद्र था। राजा तो मेन केंद्र था ही, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी तो राजा केंद्र था। इससे चौथा पॉइंट आप जाओ साथियों, आ जाए हम, तो वेतन के रूप में भूमि अनुदान। अब जो भूमि अनुदान दिया जाने लगेगा, जिससे सामंतवाद, जो मेन सामंतवादी, जो मैंने बताया था कि सामंतवाद का उदय, मैंने आपको जब हमारी महाजनपद काल की जब चर्चा हो रही थी तब मैंने बताया था कि सामंतवाद के उदय की जब चर्चा होगी तो आपको मैं गुप्त साम्राज्य में सामंतवाद का उदय होता है, तो ये यही है कि वेतन की जगह पर भूमि अनुदान दी जाएंगे, और जब भूमि अनुदान किसी को दिए जाएंगे तो उस भूमि पर उसके आधिपत्य हो जाएगा। अब जब भूमि अनुदान हर महीने एक भूमि का खंड उसे दिया जाएगा, भूमि अनुदान दिया जाएगा वेतन की जगह, तो उस पर भूमि सर्वाधिक हो जाएगी। भूमि सर्वाधिक हो जाएगी तो वो अपनी भूमि पर कृषि करने के लिए, और जो अपने मजदूर या जो छोटे किसान है उनको करेगा। उसके बाद बधुआ मजदूरी हो जाएगी कि मैं तुझे पैसे दूंगा, तुम मेरे घर खेत में काम करता रहे। उसी से सामंतवाद, जो मेन था सामंत, जिस पर ज्यादा भूमि होगी, जिस पर ज्यादा भूमि होगी वो धनाढ्य हो जाएगा। वो फिर सामंत अपनी खुद की सेना रखने लगेगा। जब खुद की सेना रखने लगेगा तो अपना व्यापार वाणिज्य खुद चलाने लगेगा, और जब व्यापार वाणिज्य भी है, खुद की सेना भी है, तो वो एक सामंत हो जाएगा। उसे सामंत का पद में दिया जाएगा, और जब सामंत का पद मिलने लग गया तो वो एक सामंतवादी सोच, जो वहां से जो गुप्त साम्राज्य सामंतवाद प्रारंभ होकर आप देखोगे कि मध्यकालीन भारत में भी आपको नजर आएगा, उसके बाद फिर मुगल काल में भी आपको नजर आएगा, उसके बाद आधुनिक भारत तक आपको सामंतवाद नजर आएगा साथियों। जिससे सामंतवाद का विकास हुआ एवं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो सामंतवाद का बीजारोपण आप कह सकते हो। बीजारोपण, बीजारोपण, सीधे सीधे अगर प्रश्न आयोग पूछे कि सामंतवाद का बीजारोपण किस युग में या किस काल में प्रारंभ हुआ, तो गुप्त काल में साथियों बीजारोपण प्रारंभ हुआ, ये आप कह सकते हो। इससे आगे जैसे ही प्रशासन में साथियों हम बढ़े तो आप देखोगे कि इसके मंत्रियों की चर्चा होगी गुप्त साम्राज्य की। तो सम्राट के जो प्रमुख मंत्री थे उनकी सबसे पहला साथियों, आप मंत्री आप कह सकते हो, मैं पेन का कलर चेंज कर लूं। सबसे पहला मंत्री था साथियों महासंघ विग्रह, विग्रहक, ये युद्ध एवं शांति का मंत्री था। महादंडनायक, ये न्यायाधीश था। तो ये साथियों महत्वपूर्ण है। महादंडनायक एक दो बार पूछा गया, तो इस पे दो डबल स्टार लगा लीजिए। इसके बाद महाबलाधिकृत सेनापति, ये नहीं पूछा गया, तो ये कोई बस एक बार सरसरी नजर से आप ध्यान कर लेना, ये याद करने वाले कुछ टॉपिक हैं। दंडपाशिक, ये पूछा गया साथियों, प्रमुख पुलिस अधिकारी था दंडपाशिक, इस पर मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूं, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़े तो और अधिकारियों की चर्चा होगी। तो महाअच्छपटालिक, ये अभिलेख एवं राजस्व का अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक,
ये धार्मिक एवं नैतिक मामलों का प्रमुख था। और कर्णिक, कर्णिक साथियों बाबू, बाबू को कर्णिक बोला जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्री थे सम्राट के, जो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि इसमें से 2 ही महत्वपूर्ण हैं। एक सीधे सीधे आप कह सकते हो महादंड नायक, और दूसरा महासंघ विग्रहक। ये दंडपाशिक प्रमुख पुलिस अधिकारी था, महादंड नायक न्यायाधीश था। तो ये कई बार पूछा गया साथियों, तो इस पर दोनों पर ध्यान रखना। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े साथियों, तो हम आ जाएंगे प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन की जब चर्चा होगी साथियों, तो आप देखोगे गुप्त काल में प्रांतों को विषय भूमि कहा जाता था। भुक्ति, या तो भुक्ति कहा जाता था मेन, या विषय कहा जाता था साथियों। और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार मुक्ति राष्ट्र और विषय राज्य को बोला गया है साथियों। तो ये आप एक कुछ महत्वपूर्ण, मैंने अलग से ये थोड़ा ब्रैकेट में नहीं किया, तो इस पे आप ध्यान रखना। ये मैंने आपको समझा दिया कि कुछ इतिहासकारों में मुक्ति को राष्ट्र को मुक्ति बोला जाता था, और राज्य को विषय बोला जाता था। वैसे विषय या भुक्ति प्रांतों को बोला जाता था। विधि संभाग, इसका जो अगला वो था विधि संभाग था। पेठ तहसील को बोला जाता था। उसके बाद नीचे ग्राम इकाई थी साथियों। ग्राम के बाद पेठ, पेठ के बाद विधि, विधि या संभाग होता था, और संभाग के बाद विषय या भुक्ति होता था साथियों। तो ये पूछा नहीं गया है, क्योंकि ये इसमें थोड़ा विवाद हुआ, क्योंकि कुछ इतिहासकार मुक्ति राष्ट्र मानते हैं, विषय राज्य को मानते हैं। तो ये साथियों, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। इसके आगे जो आर्थिक स्थिति साथियों प्रारंभ करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं साथियों समाप्त करते हैं। तो कल की क्लास में साथियों, क्योंकि अर्थव्यवस्था की, अगर अर्थव्यवस्था है उसके बाद सामाजिक सोशल वाला इशू है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। बाकी साथियों, अगर और भी जैसे डिटेल में अगर करना हो, तो मैं आपको, और जैसे अभी कल्चर वाला पोर्शन होगा वो सब मैं आपको करवाऊंगा। तो साथियों, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई साथी अगर चैनल पर नया आया हो तो कृपया प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं फिर कल की क्लास में साथियों। जय हिंद, राधे राधे।